जिणवरवसहेण जीर्णनेत्रं देवेन्दुबिन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा। काफी बड़ा वर्णन हो गया, संक्षेप में होते होते भी काफी विस्तार हो गया। अब जम्बूद्वीप के बारे में वर्णन करने के बाद तिर्यक लोक का वर्णन तो हो चुका ना। हाँ, अथ तिर्यक लोक मध्य स्थितो मनुष्य लोको व्याख्यायते। अब तिर्यक लोक के मध्य में जो स्थित है वो मनुष्य लोक कहलाता है। उसकी व्याख्या थोड़ी करते हैं। तन मध्य स्थित जम्बूद्वीपे सप्त क्षेत्राणि वर्ण्यन्ते। उसके मध्य में स्थित जो जम्बूद्वीप है उसमें 7 क्षेत्र होते हैं, कहे जाते हैं। यानी जो तिर्यक लोक तो पूरा हो गया, एक राजू प्रमाण, उसके बीचों बीच में जो मध्य लोक है वो एक तरह से मनुष्य लोक जो है उसका यहाँ पर कथन किया जा रहा है, जो कि केवल 2.5 द्वीप प्रमाण होता है, उसको मनुष्य लोक कहते हैं, है ना। जो 2.5 द्वीप प्रमाण लोक हो गया उसका नाम मनुष्य लोक, और पूरा असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण जो लोक कहलाएगा वो तिर्यक लोक। तो उस मध्य लोक में भी जो है जम्बूद्वीप उसके मध्य में स्थित है, और उसमें ये 7 क्षेत्र हैं। दक्षिण दिग विभागात आरभ्य भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत इरावत संज्ञानी सप्त क्षेत्राणि भवन्ति। अब वो दक्षिण दिशा से विभाग अगर हम प्रारंभ करते हैं तो ये भरत हैमवत आदि विदे हरि विदे रम्यक हैरण्यवत ऐरावत संज्ञा वाले ये 7 क्षेत्र उस जम्बूद्वीप में होते हैं। क्षेत्राणी को अर्थ, क्षेत्र का मतलब क्या है? वर्षा, वंशा, देशा, जनपदा इत्यर्थ है। यानी क्षेत्र को ही वर्ष कहते हैं, वर्ष, है ना। वंश भी कहते हैं, क्षेत्र को ही देश भी कहते हैं, और इन्हीं को जनपद भी कहते हैं। क्षेत्र के ये सभी पर्यायवाची नाम है। देश कहो, जनपद कहो, वर्ष कहो, वंश कहो, क्षेत्र कहो। तेषां क्षेत्राणाम विभाग कारका षट्कुल पर्वता कथ्यन्ते। उन क्षेत्रों के विभाग करने वाले 6 कुल पर्वत कहलाते हैं। अब ये भी, जैसे ये भी नाम ऐसे ही है, कुल पर्वत। तो अपन क्या बोलते हैं? कुलाचल पर्वत, है ना। 6 क्या है? कुलाचल पर्वत है। तो अचल माने अपने आप में पर्वत होता है, तो 6 कुलाचल हैं, इतना कहना भी पर्याप्त होता है ना। या 6 कुल पर्वत हैं, इतना कहना पर्याप्त होता है। लेकिन वो कुलाचल के आगे अपन पर्वत एक और जोड़ देते हैं। तो ये कुछ इसी तरह की चीजें हो रही हैं, है? नहीं, वर्षा माने तो क्षेत्र होता है। वो वर्ष जो है भारतवर्ष वर्षधर पर्वता, माने क्षेत्रों को धारण करने वाले पर्वत। वो तो ठीक है, उसमें क्या है। माने वो पर्वत जो है वो क्षेत्रों में स्थित हैं, क्षेत्रों को धारण किए हुए हैं, वर्षधर पर्वता।
हाँ, तो वो कोई बात नहीं है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जैसे अपन बोलते हैं कुलाचल पर्वत, तो कुल भी बोल लिया, अचल भी बोल लिया और पर्वत भी बोल लिया, जबकि वो कुलाचल माने कुल पर्वत का ही नाम कुलाचल है। अचल माने पर्वत होता है, तो कुल पर्वत कह लो या कुलाचल कह लो, अपन बोलते हैं कुलाचल पर्वत, ये बजने का मतलब है। कुल का कोई अर्थ नहीं, कुल तो वो उसकी संज्ञा है, कुल पर्वत। 6 कुल पर्वत हैं कुलाचल उसी को बोलते हैं, तो उसकी संज्ञा है कुल। दक्षिण दिग्भागम आदिकृत्य हिमवन महाहिमवन निषद नील रोक्मी शिखरी संज्ञा भरतादि सप्त क्षेत्राणाम अंतरेषु पूर्वापरायता षट् कुल पर्वता भवन्ति। तो इन्होंने सावधानी तो रखी है टीका करने, है ना। ये 6 कुल पर्वत होते हैं, तो इनको कुल पर्वत कहते हैं। इन क्षेत्रों के ये विभाग करने वाले होते हैं, यानी जो क्षेत्र हैं 7, उनका भी विभाजन इन कुल पर्वतों के माध्यम से होता है। तो दक्षिण दिशा भाग को प्रारंभ करके फिर ये कुल पर्वतों के नाम आ जाते हैं, हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरी। इन नाम वाले भरत आदि 7 क्षेत्रों के मध्य में पूर्व और अपर आयत माने फैले हुए, पूर्व पश्चिम दिशा में फैले हुए 6 कुल पर्वत होते हैं। पर्वता इति को अर्थ, अब इनको पर्वता क्यों कहते हैं, तो वर्षधर पर्वता सीमा पर्वता इत्यर्थ, है ना। तो वर्षधर पर्वत कहलाते हैं, माने क्षेत्रों को जो धारण करते हैं, इसलिए ये पर्वत कहलाते हैं। अथवा इनके माध्यम से सीमा बन जाती है, इनकी सीमा, ये जो क्षेत्र हैं, है ना, हिमवन आदि के माध्यम से, इन पर्वतों के माध्यम से इन क्षेत्रों की सीमा बन जाती है। इसके इधर भरत क्षेत्र, उधर हेमवत क्षेत्र, तो इस तरह से सीमा बनाने वाले पर्वत कहलाते हैं। तेषां पर्वतानाम उपरि क्रमेण हृदा कथ्यन्ते, उन पर्वतों के ऊपर क्रम से जो हृद होते हैं उनके बारे में कहते हैं। हृद पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीक संज्ञा अकृत्रिमा 6 हृदा भवन्ति। ये 6 अकृत्रिम हृद कहलाते हैं। इनके नाम क्रम क्रम से ये पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक और पुंडरीक होते हैं। हृदय को अर्थ, हृद का क्या मतलब है, सरोवराणी इत्यर्थ, जो सरोवर हैं उन्हीं को ही हृद कहते हैं। तेभ्य पद्मादि 6 हृदयेभ्य सकाशात आगम कथित क्रमेण निर्गतायास 14 महानद्यास्ताः कथ्यन्ते। अब इन्हीं पद्म आदि जो 6 हृद हैं, इनसे आगम के कहे हुए क्रम के अनुसार 14 महानदी निकलती हैं, उनके बारे में यहाँ कहा जाता है। तथा ही हिमवत पर्वतस्थ पद्मनाम महाहृदात् अर्धकोशावगाह क्रोशार्धाधिक 6 योजन प्रमाण विस्तार पूर्व तोरण द्वारेण निर्गृत्य तत्पर्वतस्यैवोपरि, क्या कहते हैं, हिमवान पर्वत पर स्थित जो पद्म नाम का महाहृद है ना, उससे आधा कोश अवगाह और क्रोश अर्धाधिक 6 योजन
है ना। यानी 1 कोस से अधिक 6 योजन प्रमाण विस्तार वाली ये जो नदी निकलती है उसके बारे में बताया जा रहा है। उस नदी का गहराई कितनी होती है? आधा कोस प्रमाण तो उसकी अवगाह माने गहराई होती है, आधा कोस गहरी होती है। और 1 कोस में अधिक यानी 6 योजन में 1 कोस अधिक, है ना, इतनी जो है वो विस्तार लिए हुए होती है, चौड़ी होती है। तो ये जो नदी निकल करके तत्पर्वतस्यैव उपरि, माने पहले तो वो उस पर्वत के ही ऊपर पूर्व दिग्विभागेन योजन शतपंचकम गच्छति, पहले वो पूर्व दिशा में 500 योजन तक चली जाती है, पर्वत पे ही जो है वो 500 योजन तक आगे जाती है पूर्व दिशा में। ततो गंगाकूट समीपे दक्षिणेन व्यावृत्य भूमिस्थ कुंडे पतति, उसके बाद वह वहाँ से गंगाकूट के समीप में दक्षिण रूप से व्यावृत्त हो जाती, माने घूम जाती, दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है ना। पहले तो पर्वत पे ही निकलती है, पर्वत पे ही 500 योजन तक दौड़ जाती है और फिर उसके बाद में वो नीचे गिरती है। तो गंगाकूट के पास में फिर वो दक्षिण दिशा की ओर मोड़ ले लेती है, पूरब दिशा में मुड़ने के बाद फिर नीचे दक्षिण दिशा की ओर मुड़ करके भूमि पर स्थित जो कुंड होता है उसमें गिर पड़ती है वो। उस कुंड से होकर के, गंगाकूट से होकर के वो भूमिस्थ कुंड में गिर पड़ती। तस्मात् दक्षिण द्वारेण निर्गत्य, फिर वहां से वह दक्षिण द्वार से निकल करके भरत क्षेत्र मध्य भाग स्थितस्य, भरत क्षेत्र के मध्य भाग में जो स्थित है, दीर्घत्वेन पूर्वापर समुद्र स्पर्शन, और जो अपनी लंबाई माने दीर्घता से पूर्व और अपर समुद्र का स्पर्श कर रहा है, ऐसा विजयार्धस्य, ऐसे विजयार्ध पर्वत की गुहा द्वारेण निर्गत्य, उसकी गुफा द्वार से निकल करके ततः आर्यखंड अर्धभागे, फिर उससे आर्यखंड के अर्धभाग में पूर्वेण व्यावृत्य, माने आर्यखंड के आधे भाग तक आ जाती है अर्धभाग में, और वहां से फिर पूर्व की दिशा में घूम जाती है। और फिर जो है वो प्रथमावगाह अपेक्षया 10 गुणेन गव्यूति पंचका अवगाहेन, माने पहले जिसकी जो अवगाहना बताई थी उससे 10 गुनी अवगाहना उसकी यहाँ पर जाकर के हो जाती है ना। पहले कितनी बताई थी? नहीं, अभी यहाँ ये अवगाहना बताई थी ना। हाँ, तो उससे 10 गुनी, है ना, आधा कोस से 10 गुनी माने 5 कोस वह गहरी हो जाती है। यहाँ पर आकर के उसकी गहराई। तथैव उसी प्रकार से प्रथम विस्कंभ अपेक्षा 10 गुणेन, और जो पहले विस्तार बताया था कितना, 6 योजन में 1 कोस अधिक, तो उसका भी 10 गुना करके, है ना, इतनी उसकी यहाँ पर आकर के 10 गुणेन योजनार्ध, अच्छा इतनी उसकी यहाँ पे चौड़ाई हो जाती है। 10 गुना गहरी हो गई, 10 गुना चौड़ी हो गई। योजनार्ध सहित 260 योजन प्रमाण विस्तारेण च पूर्व समुद्रे प्रविष्टा गंगा, है ना। इस तरह से ये पहली चौड़ाई से 10 गुणी 62.5, हाँ 6 योजन का 10 गुना हो गया, 60 तो वही हो गया, और 1 कोस का 10 गुना करेंगे तो 10 कोस, 10 कोस का मतलब 1 योजन में 4 कोस, तो 2.5 योजन ही हो गया, तो 62.5 योजन हो गया। ऐसी वह चौड़ी होकर गंगा नदी पूर्व समुद्र में प्रवेश कर जाती है ना, पूर्व समुद्र में प्रवेश कर जाती है। माने यह जो गंगा नदी है वह उस गंगा कूट के पास से निकल करके और इधर विजयार्ध पर्वत से भी, उसकी गुफा से निकल करके भी भरत क्षेत्र के इस
आर्यखंड तक भी आ जाती है, लेकिन उसमें आर्यखंड में पूरी नहीं आती है। इसलिए यह जो गंगा नदी है जो हृदय से निकलती है वो आर्यखंड में नहीं है। जो यहाँ गंगाएं बहती हैं ये वो गंगा नदी नहीं है, ये कहने का मतलब वो पहले ही आर्यखंड में बस आधा आती है और अर्ध भाग में ही आते आते पूर्व दिशा में घूम करके, और उसकी चौड़ाई वहाँ पे जब 10 गुना हो जाती है तो उधर से ही पूर्व समुद्र में चली जाती है, ये कहने का मतलब है। इस तरह से तथा गंगावत सिंधुरपि तस्मादेव हिमवत पर्वतस्थ, उसी तरह से सिंधु नदी भी उसी हिमवत पर्वत पर स्थित पद्म महाहृदात, पद्म हृदात पर्वत शैवोपरि, जो पद्म हृद नाम हिमवत पर्वत पर स्थित जो परम हृदय है उससे, हाँ उस पर्वत के ऊपर पश्चिम द्वारेण निर्गत्य, वो पश्चिम द्वार से निकलती है और पश्चात दक्षिण दिग्भागेन आगत्य, फिर बाद में दक्षिण दिशा की ओर आकर के विजयार्थ गुहा द्वारेण निर्गत्य, उसी तरह के उसका भी क्रम है, वो भी विजयार्थ के गुफा द्वार से निकल करके और अर्धखंड अर्धभागे आर्यखंड अर्धभागे, आर्यखंड के आधे भाग तक आकर पश्चिमेन व्यावृत्य, पश्चिम से फिर घूम करके पश्चिम समुद्रे प्रविष्टा इति, पश्चिम समुद्र में प्रविष्ट कर जाती है ना, ये पश्चिम में प्रवेश कर। एवं दक्षिण दिग विभाग समागत गंगा सिंधुभ्याम पूर्वापरायतेन विजयार्थ पर्वतेन च षट्खंडीकृतम भरत क्षेत्रम। इस तरह से दक्षिण दिशा विभाग से समागत आई हुई, मतलब ये गंगा और सिंधु नदियां हैं ये, और पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ जो विजयार्थ पर्वत है उसको लेकर के 6 खंड उस भरत क्षेत्र के हो जाते हैं, है ना। भरत क्षेत्र जो है ऐसे चाप की तरह है ना, अर्धचंद्र, नीचे से देखते हैं भरतखंड अर्धचंद्राकार है, तो उस अर्धचंद्राकार भरत क्षेत्र में बीचों बीच में एक पर्वत डाल दो विजयार्थ पर्वत, और 2 नदियां डाल दो, एक गंगा और एक सिंधु, तो एक लाइन बीच में खींचोगे, एक वर्टिकल 2 लाइनें डालोगे तो 6 पोर्शन उसके हो जाएंगे, वो उसके 6 खंड कहलाते हैं पूरे भरत क्षेत्र में। इस तरह से भरत क्षेत्र का वर्णन हो गया। गर्मी में करणान योग का वर्णन, अनुप्रेक्षा तो सरल चीज थी, ये तो इन्हें कठिन बना दी यार। अनुप्रेक्षा तो हल्की चीज होती है ना। योग का अनुप्रेक्षा। अथ महाहिमवत पर्वतस्थ महापद्म हृदात दक्षिण विभागेन, अब महाहिमवन पर्वत पर स्थित महापद्म नाम का जो हृदय है उसके दक्षिण दिशा की ओर से हेमवत क्षेत्र मध्य, हेमवत क्षेत्र के मध्य में समागत्य माने आकर के तत्रस्थ नाभिगिर पर्वतम, वहां पर एक नाभिगिर नाम का पर्वत है, और उसको योजनार्धेन अस्पृशन्ति, मतलब उस पर्वत से पहले ही आधा योजन से दूर रह करके, उसको नहीं छूते हुए उस पर्वत को आधा योजन पहले से ही दूर रह करके क्या करती है, प्रदक्षिणम कृत्वा, है ना, उसकी पर्वत की आधी प्रदक्षिणा करती है, अर्धे प्रदक्षिणम कृत्वा तस्यैव अर्धे प्रदक्षिणम, आधी प्रदक्षिणा उस पर्वत की लगा लेती है, और रोहित पूर्व समुद्रम गता, ऐसी वह रोहित नाम की जो नदी होती है वो पूर्व समुद्र में फिर चली जाती है। ये रोहित नाम की नदी का वर्णन बताया, है ना। तो गंगा और सिंधु तो ये उस जो पद्म नाम का हृदय था, है ना, उसकी पूर्व और पश्चिम दिशा से निकलती हैं,
लेकिन उसके बाद में जो रोहित रोहितास्या नाम आता है तो उसमें ऐसा नहीं समझना कि वो महाहिमवान पर्वत के, हाँ, कि रोहित और रोहितास्या महाहिमवान पर्वत से ही निकली हैं, क्योंकि रोहितास्या की जो उत्पत्ति है वो आगे बता रहे हैं, वो हिमवान पर्वत से ही है। तथैव हिमवत पर्वत स्थित पद्म हृदात उत्तरेण आगत्य। अब ये है, माने उसी प्रकार से हिमवान पर्वत पर स्थित जो पद्म हृदय है उसके उत्तर दिशा से आकर के, है ना, हिमवान पर्वत के एक पूरब दिशा से निकल गई, एक पश्चिम से निकल गई और एक उत्तर दिशा की ओर, उधर से उत्तर दिशा की ओर निकल करके वो भी तमेव नाभि गिरिम योजनार्धेन अस्पृशन्ति, वो भी उधर नाभिगिरी तक जाती है और आधा योजन पहले से ही उसको नहीं छू करके तस्यैव अर्ध प्रदक्षिणम कृत्वा, और उसी नाभिगिरी की आदि प्रदक्षिणा करके वह रोहितास्या पश्चिम समुद्रम गता, वह रोहितास्या नाम की नदी पश्चिम समुद्र में चली जाती है। मतलब कि रोहितास्या भी पद्म हृदय से ही निकलती है और निकल करके वो उत्तर दिशा से निकलती है वो। जैसे सामने हृदय है तो एक पूरब दिशा हो गई, एक पश्चिम दिशा हो गई, उधर की दिशा उत्तर दिशा होगी, तो उस ओर बह करके पश्चिम दिशा से निकलती है। इति रोहित रोहितास्या संज्ञम नदी द्वंद्वम हैमवत संज्ञ जगन्य भोग भूमि क्षेत्रे ज्ञातव्यम। इस प्रकार से ये जो रोहित रोहितास्या नाम की दोनों नदियां हैं, ये हेमवत नाम का जो जगन्य भोग भूमि का क्षेत्र है उसमें इन्हें जानना चाहिए, है ना, ये उसमें आती है। मक्खियां भी परेशान करती हैं। मतलब ये जगन्य भोग भूमि के क्षेत्र में प्रवाहित रहती हैं, ये कहने का मतलब ये नदियां कौन से क्षेत्र में, जगन्य भोग भूमि का क्षेत्र है। अब ये नाभिगिरी भी वहीं पे होती है। इसी तरीके से, है ना, अथ निषद पर्वत स्थित तिगिंच नाम हृदात दक्षिणेन आगत्य नाभिगिरी पर्वतम। अब निषद पर्वत पर स्थित जो तिगिंच नाम का हृदय, उससे दक्षिण, उसकी दक्षिण भाग से आकर के नाभिगिरी पर्वत को योजनार्धेन अस्पृशन्ति, है ना, वही क्रम इसका है। नाभिगिरी पर्वत को आधे योजन से दूर से ही छूते हुए तस्यैव अर्ध प्रदक्षिणम कृत्वा, उसकी भी आदि प्रदक्षिणा करके हरित पूर्व समुद्रम गता, वह हरित नाम की नदी पूर्व समुद्र में चली जाती है। तथैव महाहिमवत पर्वतस्थ महापद्म नाम हृदात उत्तर दिग्विभागेन आगत्य। इसी तरीके से महाहिमवान पर्वत पर स्थित जो महापद्म नाम का हृदय है उसके उत्तर दिग विभाग से आकर के, दूसरा जो पर्वत है उसके भी उत्तर दिशा में कौन सी नदी निकलेगी, तो ये हरिकांता है। तमेव नाभिगिरिम योजनार्धेन अस्पृशन्ति, वो भी नाभिगिरी को आधे योजन से दूर से ही नहीं छूते हुए तस्यैव अर्ध प्रदक्षिणम कृत्वा, उसकी आदि प्रदक्षिणा करके हरिकांता नाम नदी पश्चिम समुद्रम गता, ये हरिकांता नदी भी पश्चिम समुद्र में चली जाती है ना। महाहिमवान पर्वत के ऊपर स्थित जो महापद्म नाम का हृदय, उसके उत्तर भाग से निकल करके ये हरिकांता नाम की नदी पश्चिम समुद्र में चली जाती है। इति हरित हरिकांता संज्ञम नदी द्वयम हरि संग मध्यम भोग भूमि क्षेत्र विज्ञेयम। इस तरह से एक हरि नाम की नदी है और एक हरिकांता नाम की नदी है, हरित, है ना। तो जो हरित नाम की नदी है
वो तो निषद पर्वत पर स्थित तिगिंछ नाम के पर्वत से दक्षिण दिशा से निकलती है ना। दक्षिण देर की दिशा हो गई निषद पर्वत पर, जो निषद पर्वत उसके बाद आएगा। हाँ, और ये महाहिमवान पर्वत के उत्तर की ओर, निषद पर्वत से दक्षिण की ओर। तो ऐसे इनकी संयोजना बनती है हरित हरिकांता। मतलब दोनों एक ही पर्वत से नहीं निकलती हैं। संज्ञा तो दोनों की एक साथ है, हरि हरित कांता, लेकिन दोनों अलग अलग पर्वतों से अलग अलग दिशाओं से निकल रहे हैं। एक उत्तर दिशा की ओर जा रही है, एक दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। इति हरित हरित कांता संज्ञम नदी द्वयम, ये तो हो गया। ये हरि संज्ञा नाम का जो भोग भूमि है ये उसमें मिलेंगी। अथ नील पर्वत स्थित केसरी नाम रुहिदात। अब निषद के बाद नील पर्वत आ जाता है, वहां पहुंचे अपन। वहां पर केसरी नाम का हृदय स्थित है। उसके दक्षिणे नागत्य, उसमें दक्षिण दिशा से आकर के उत्तर कुरु संज्ञा उत्कृष्ट भूमि क्षेत्रे, वो जो है उत्तर कुरु संज्ञा वाले उत्कृष्ट भूमि क्षेत्र के मध्येन गत्वा, उसके मध्य से जाकर के मेरु समीपे, और जो मेरु के समीप में जो गजदंत पर्वतम भित्वाच, उस गजदंत पर्वत है उसको भेद करके और प्रदक्षिणेन, उसकी प्रदक्षिणा लगा करके योजनार्धेन मेरु विहाय, है ना, आधा योजन तक दूर रह करके ही उस मेरु पर्वत को छोड़ करके पूर्व भद्रशाल वनस्य मध्य न, पूर्व भद्रशाल वन के मध्य भाग से होते हुए पूर्व विधेयस्य च मध्य सीता नाम नदी पूर्व समुद्रम गता। सीता लिखा है, सीता है वो। पूर्व विधेय के मध्य में जाते हुए सीता नाम की नदी पूर्व समुद्र में चली जाती है। तथैव निषद पर्वत स्थित तिगिंछ मिथिलात। अब ये सीता की बात हो गई, अब ये सीतोदा की बात कर रहे हैं, है ना, जो पश्चिम समुद्र में जाती है। वो निषद पर्वत पर स्थित जो तिगिंछ पर्वत है उसके उत्तर दिशा से निकलेगी। उत्तर दिग विभागे नागत्य देवगुरु संज्ञा उत्तम भोग भूमि क्षेत्र मध्य न गत्वा, देवकुरु संज्ञा वाली जो उत्तम भोग भूमि है उसके मध्य से जाकर के मेरु समीपे गजदंत पर्वतम भित्वाच, वही प्रक्रिया इन दोनों की। मेरु के समीप में गजदंत पर्वत को भेद करके प्रदक्षिणेन, प्रदक्षिणा लगा करके योजनार्धेन मेरु विहाय, आधा योजन पहले से ही मेरु को छोड़ करके पश्चिम भद्रसाल वनस्य मध्य न, जो पश्चिम भद्रसाल वन है उसके मध्य से होकर पश्चिम विदेयस्य च मध्य न, और पश्चिम विदेय के भी मध्य से निकल करके सीतोदा पश्चिम समुद्रम गता। यह सीतोदा नदी पश्चिम समुद्र में चली जाती है ना। बहुत बड़ी परिक्रमा लगाती हैं नदियाँ। एवं सीता सीतोदा संगम नदी द्वयम विदेहा विधाने करम भूमि क्षेत्रे ज्ञातव्यम। इस तरह से ये सीता सीतोदा नदियाँ ये तो विदेह क्षेत्र में जाननी चाहिए, है ना। ये कर्म भूमि का क्षेत्र कहलाता है विदेह क्षेत्र, वहाँ पर ये सीता सीतोदा नदियों का प्रवाह मिलेगा। यत् पूर्वम गंगा सिंधु नदी द्वयस्य विस्तार अवगा प्रमाणम भणितम। अब जो पहले गंगा और सिंधु नदी का विस्तार बताया था, उनकी अवगाहना का जो प्रमाण बताया था, तदेव क्षेत्रे क्षेत्र नदी युगलम प्रति विदेह पर्यंतम द्विगुणम द्विगुणम ज्ञातव्यम। वही विस्तार, वही अवगा, हर क्षेत्र क्षेत्र में हर नदी युगल के प्रति विदेह पर्यंत तक उसको दूना दूना करते चले जाना, विदेह तक उसको दूना दूना करना। अथ गंगा चतुर्दश सहस्र परिवार नदी सहिता। अब गंगा जाकर के 14,000 नदियों के परिवार से सहित हो जाती है जब तक वो समुद्र में मिलती है ना। मतलब ही क्या है इनका, उपयोगी कुछ नहीं है, जाके लवण समुद्र में मिल गई, कहीं मतलब निकला इनका 14,000 और परिवार नदियों के साथ में जाकर के
लवण समुद्र में मिल गई, वहां से निकला पानी लवण समुद्र में चला जाता है। पानी की लवण समुद्र में जरूरत ही क्या है, जहां आना चाहिए वहां तो आता नहीं मतलब जो उत्कृष्ट चीजें होती हैं वो किसी के काम में नहीं आती चाहे वो दिव्य रत्न हो, चाहे वो कामधेनु गाय हो, चाहे वो चिंतामणि रत्न हो, चाहे नदियां हो, ये सब जो उत्कृष्ट चीजें होती हैं ये सब किसी के काम में नहीं आती, जन सामान्य के काम की नहीं होती। ये सब उत्पन्न होती हैं और कहीं भी बह जाती हैं, कहीं भी पड़ी रह जाती हैं। जैसे उत्कृष्ट कोई रत्न भी होते हैं ना, तो जन सामान्य के काम के नहीं होते, वो कहीं भी पड़े रहते हैं खदानों में, कभी भी निकलेंगे, किसी के भी काम के नहीं आते हो। बस इनका वर्णन ही बस पढ़ते रहो, और कुछ काम नहीं है इनका। ये घूम रही हैं, इनके साथ अपने दिमाग को घुमाओ बस। है? हाँ, इनका कुछ उपयोग तो है ही नहीं यहाँ से निकलती है यहाँ जाती है, यहाँ से निकलती है यहाँ जाती है। इतना पानी हर समय निकलता रहता है, अथाह पानी, और इन समुद्रों में मिलता रहता है। कुछ तो सिस्टम होता ही होगा, वो समुद्र से पानी वहां आता होगा या फिर सर्कुलेशन तो कुछ ना कुछ होता है। हर समय पानी निकलता रहता है, अथाह पानी, इतना योजनों प्रमाण चौड़ी नदियों का पानी, और ये सब बहता रहता है और लवण समुद्र में जाता रहता है। कहीं डैम, डैम तो क्या, विजयार्थ पर्वत की गुफाएं हैं ना, उन्हीं से होकर के जाता रहता है। स्वर गंगा बोलते हैं। मतलब वो वो नेचुरलिटी भी किसी काम की नहीं है, किसी के काम में नहीं आती है। देव लोग भी कहीं देखते होंगे, वे तो अपने अपने गार्डनों में रहते हैं। मतलब दुनिया में भूभाग पर बहुत सारा जल है, बहुत सारी चीजें हैं। अब जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पे सब चीजें बस नहीं मिलती हैं, इसलिए किल्लत पड़ी रहती है। बाकी दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है। व्यर्थ में बहुत बहता रहता है, व्यर्थ में बहुत जाता रहता है। कमी किसी चीज की नहीं है, ना पानी की कमी है, ना वनस्पति की कमी है, ना पर्वतों की कमी है। जहाँ चाहिए वहाँ नहीं मिलेगा, बाकी कहीं भी घूमते रहो। बस और कुछ नहीं। सिंधुरपि तथा तद्दुगुण संख्यानम रोहित रोहितास्याद्वयम्, है ना, उससे दूनी संख्या में रोहित और रोहितास्या की ये परिवार नदियां होती हैं, ये बता रहे हैं। ततोपि द्विगुण संख्यानम, उससे भी दूनी संख्या में हरित धरी कांता द्वयम, है ना, इनकी परिवार नदियां उससे भी दूनी हो जाती हैं। तथा षड्विंशति अधिक योजन शतपंच पंचकम एकोन विंशति भागी कृत एक योजनस्य भाग षटकम च यद दक्षिणोत्तरेण, ये तो वही है ना, 526 से 6 बटा 19 योजन, है ना।
वही है। तो कुल मिलाकर के वो यही भाषा है। 526 से ही 6/19 योजन वाला जो ये भरत क्षेत्र, ये दक्षिणोत्तीर्ण करम भूमि संज्ञ भरत क्षेत्र से विस्कम प्रमाणम तद्विगुणम हिमवत पर्वते, उसका दूना हिमवत पर्वत में, तस्मात् द्विगुणम हेमवत क्षेत्रे, उसका दूना हेमवत क्षेत्र में, इत्यादि द्विगुणम द्विगुणम विधे पर्यंतम ज्ञातव्यम, ऐसे दूना दूना विधे पर्यंत करना। तथा पद्महृदो, उसी प्रकार से जो पद्म नाम का हृदय है वो योजन सहस्त्रायाम 1000 योजन आयाम वाला है। तदर्ध विस्कंभो, आधा उसका विस्कंभ है, 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा, और 10 योजन की अवगाहना है उसकी, 10 योजना अवगाह। योजना ही का प्रमाण पद्म विस्कंभस तस्मान महापद्मे द्विगुणस तस्मादपि तिगिंचे द्विगुण इति। इस तरह से इसका जो प्रमाण बताया गया है, इसके दूने प्रमाण महापदम में और उसी से तिगंच में दूना प्रमाण जानना चाहिए। ऐसे सब दूना दूना होता जाता है। अथ यथा भरते हिमवत पर्वतान निर्गतम गंगा सिंधु द्वयम, अब जैसे भरत में, भरत क्षेत्र में हिमवान पर्वत से गंगा सिंधु निकलती हैं, तथोत्तरे उसी तरह से उत्तर दिशा में करम भूमि संज्ञा ऐरावत क्षेत्रे, उसी तरह से करम भूमि संज्ञा वाला जो ऐरावत क्षेत्र है उस पर शिखरी पर्वता निर्गतम रक्ता रक्तोदा नदी द्वयम, उस पर शिखरी पर्वत बना हुआ है और उसमें क्षेत्र में शिखरी पर्वत के ऊपर से यह रक्ता रक्तोदा दोनों नदियां निकलती हैं। यथाच हिमवत संज्ञे जगन्य भूमि क्षेत्रे, अब ये दक्षिण और उत्तर भूभाग की तुलना करते हुए समझा रहे हैं कि जैसे इधर हेमवत संज्ञा वाला जगन्य भोग भूमि का क्षेत्र होता है, उसी तरह से महाहिमवत हिमवन नाम पर्वत द्वयात क्रमेण निर्गतम रोहित रोहिताश्य नदी द्वयम, और इसमें महाहिमवन और हिमवन नाम के दोनों पर्वतों से जैसे रोहित रोहिताश्य नाम की दो नदी निकलती हैं, तथा उत्तरे उसी तरह से उत्तर दिशा में हैरण्यवत संज्ञ जगन्य भोग भूमि क्षेत्र, हैरण्यवत संज्ञा वाला जो जगन्य भोग भूमि क्षेत्र है उसमें शिखरी रुक्मी संज्ञ पर्वत द्वयात क्रमेण निर्गतम, हैरण्यवत उत्तर दिशा में, उस वहाँ पर सिर्फ शिखरी पर्वत से भी और रुक्मी संज्ञा वाले पर्वत से भी, इन दोनों से निकल करके सुवर्णकूला रूप्यकूला नदी द्वयम, ये सुवर्णकूला रूप्यकूला दोनों नदी निकलती हैं। तथैव यथा, उसी प्रकार से जैसे हरि संज्ञ मध्यम भोग भूमि क्षेत्रे, हरि संज्ञा वाली मध्यम भूभूमि का क्षेत्र है, उसमें जैसे निषद महाहिमवन नाम पर्वत द्वयात क्रमेण निर्गतम, अब वहाँ पर निषद और महाहिमवन नाम के पर्वतों से जो ऐसे हरित हरिकांता नदी द्वयम है ना, जैसे हरित और हरिकांता नदी दो निकलती हैं, तथा उत्तरे उसी तरह से उत्तर दिशा में रम्यक संज्ञ मध्यम भोग भूमि क्षेत्रे, जो रम्यक नाम की मध्यम भोग भूमि है उस क्षेत्र में रुक्मी नील नाम पर्वत द्वयात क्रमेण निर्गतम, उसमें रुक्मी पर्वत से और नील पर्वत से, इन दोनों से निकल करके नारी नरकांता नदी द्वयम इति विज्ञेयम, ये नारी और नरकांता नाम की नदियां निकलती हैं। सुसम दुष्सम आदि सटकाल संबंधी परमागम उक्त आयु उत्सेद आदि सहिता। अब यहाँ कहते हैं कि सुषमा सुषम आदि, सुषम सुषम आदि, सुषम सुषम आदि जो 6 काल हैं उनसे संबंधित जो परम आगम में कही हुई आयु है उत्सेद आदि से सहित 10 सागरोपम कोटा कोटि प्रमता अभिसर्पणी तथा उत्सर्पणी च, वह 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण वाली अवसर्पणी होती है, उतनी ही प्रमाण वाली उत्सर्पणी होती है। च यथा भरते वर्तते तथैव ऐरावते च, वह जिस तरह से भरत क्षेत्र में ये उत्सर्पणी अवसर्पणी का प्रवर्तन चलता है वैसे ही ऐरावत क्षेत्र में भी चलता है। अयम तो विशेष, विशेषता क्या है? भरत मिलेच्छ खंडेषु विजयार्ध नगरेषु च चतुर्थ काल समयात अंत त्रितुल्य कालो अस्ति न अपर। यह विशेषता है कि भरत और मिलेच्छ खंडों में और विजयार्थ के नगरों में चतुर्थ काल के समय से लेकर के
समयात, समय आदि अंत, समयात अंत तुल्य कालो अस्ति, चौथे काल का इन स्थानों में चतुर्थ काल के आदि और अंत के समान काल रहता है। चतुर्थ काल समय आदि अंत तुल्य कालो अस्ति, ऐसा है वो। चतुर्थ काल के समय की तरह आदि और अंत के तुल्य काल रहता है। माने चौथे काल का जैसे प्रारंभ होता है और चौथे काल में जैसे अंत होता है, वैसे ही भरत और ऐरावत क्षेत्रों के जो मिलेच्छ खंड हैं उनमें, है ना, और विजयार्थ के जो नगरियां हैं उनमें हमेशा चौथा काल रहता है। मतलब कि मिलेच्छ खंडों में हमेशा चौथा काल बना रहता है। अब जैसे यहाँ पांचम काल चल रहा है आर्य खंड में, लेकिन मिलेच्छ खंड में चौथा काल चलेगा। चौथे काल के अंत जैसी व्यवस्था बन जाएगी। तो चौथे काल में प्रारंभ में जैसी व्यवस्था होती वो, अथवा अंत में जो व्यवस्था होती है वो। और विजयार्थ के पर्वतों पर भी हमेशा चौथे काल का ही प्रवर्तन रहता है, आदि अंत की तरह। किम बहुना यथा खट्वाया एक भागे गते ज्ञाते द्वितीय भागस तथैव ज्ञायते, है ना। जैसे खटिया का, खटवा का मतलब खटिया है, वो अपनी भाषा में बोलते ना खटिया। तो जैसे खटिया का एक भाग जान लिया, है ना, एक तरफ का भाग जान लिया तो दूसरी तरफ का भाग उसके लिए अपने आप जानने में आ जाता है। खटिया जैसे बुनी जाती है ना, तो जैसे ऊपर का अगर आपको दिख रहा है तो वैसे नीचे भी है वो तो एक भाग जान लिया तो दूसरा भाग भी जानने में आ जाता है। उसी तरह से जम्बूद्वीप के क्षेत्र, पर्वत, नदी, हृद आदि नाम यदेव दक्षिण विभागे व्याख्यानम तद उत्तरे भी ज्ञेयम्। इसी तरह से जम्बूद्वीप के जो क्षेत्र, पर्वत, नदी, हृद आदि का जो व्याख्यान दक्षिण भाग में बताया है, वैसे ही उत्तर दिशा में उधर की तरफ मेरू के उत्तर दिशा की ओर जान लेना चाहिए। अथ देह ममत्व मूलभूत मिथ्यात्व रागादि विभाव रहिते केवल ज्ञान दर्शन सुखादि अनंत गुण सहिते च निज परमात्म द्रव्ये यया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भावनया कृत्वा विगत देहादे रहिता संतो मुनय प्राचुर्येण यत्र मोक्षम गच्छन्ति स विदेहो भण्यते। अब भरत ऐरावत की बात होने के बाद में थोड़ी सी विदेह की बात बताते हैं। विदेह क्यों कहते हैं, है ना। तो विगत देहा, जहाँ से मुनि आदि होकर के प्रचुर मात्रा में जीव देह रहित होते रहते हैं, विगत देह होते रहते हैं, मोक्ष को जाते रहते हैं, इसलिए उसका नाम विदेह कहा जाता है ना। कैसे जाते हैं, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भावना करके जाते हैं। मोक्ष तो किसी भी काल में किसी भी क्षेत्र में जाओ, किससे मिलेगा, हाँ, इसी भावना से मिलेगा। वो भावना कहाँ करनी, निज परम आत्म द्रव्य में करनी। और वो भावना करते हुए अपने परम आत्म द्रव्य को कैसा मानना, जो केवल ज्ञान दर्शन सुख आदि अनंत गुणों से सहित है ना। और देह के ममत्व का जो मूलभूत मिथ्यात्व रागादि विभाव भाव है, उनसे वो रहित है। ऐसे परम आत्म द्रव्य में रत्नत्रय की भावना करके बहुत सारे मुनि लोग प्रचुर मात्रा में वहाँ से मोक्ष जाते रहते हैं, इसलिए उसको विदेह कहते हैं। प्रचुर मात्रा में मोक्ष होता है। ऐसा नहीं समझना कि जितने विदेह में जन्म लेते हैं सब मोक्ष ही चले जाते हैं, है ना। प्राचुर्येण इसलिए कहा गया, है ना। बाहुल्यता की अपेक्षा से नाम प्रसिद्ध हो जाता है। इस तरह से नहीं तो सब लोग यही इच्छा करते हैं, महाराज विदेह कैसे चले जाएं, विदेह कैसे चले जाएं, वहाँ जाके भी क्या कर लोगे।
तो वहाँ जाके भी कोई सभी मोक्ष नहीं चले जाते हैं, वहाँ पे भी सब संसार चलता है, वहाँ से भी नरक जाते हैं। क्या समझे? मोक्ष जाते तो नरक भी तो जाते होंगे, विदेश से नरक नहीं जाते हैं? इतने सारे नरक हैं तो कहाँ से भरे जाएंगे? तो सब जगह से नरक भी जाते हैं। हम्म हम्म सप्तम नरक में पंचम काल में एंट्री बंद है, तो कहाँ से जाना? तो विदेश क्षेत्र से जाना। तो ऐसा नहीं है कि विदेश क्षेत्र में पाप नहीं होता, कि विदेश क्षेत्र में नरक आयु का बंध नहीं होता, कि क्रूर परिणामी नहीं होते। होता है, लेकिन बाहुल्य की अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है। जैसे दुनिया में अब खूब रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, मृत्यु होती है, बीमारियां होती हैं, तब भी कहा जाता है हाँ भाई सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। नहीं समझे? देश में सुख है, किसी भी तरह की कोई अराजकता नहीं है। तो कहने में यही आता, क्योंकि बहुलता से ऐसा चल रहा है। फिर भी सब होता है, मरते हैं, मारते हैं, सब होता है। तो इसी तरह से बाहुल्य की अपेक्षा से ये विदेश क्षेत्र में मोक्ष जाने की परंपरा चलती है। तस्य जम्बूद्वीपस्य मध्यम वर्तने किमपि विवरणम क्रियते। अब जम्बू द्वीप के जो मध्य में स्थित है विदेश क्षेत्र, उसका कुछ वर्णन करते हैं। भूगोल पढ़ने की रुचि, इतिहास पढ़ने की रुचि इसीलिए कम लोगों में होती है ना? अब ये क्या है सब? ये सब भूगोल है। साइंस के छात्रों को तो इनसे अरुचि उत्पन्न होती है। ए? है? है? ऐसी हिस्ट्री में होता है उनकी कहानी, वो राजा ये किया वो किया, इसको मारा उसको मारा, और बस वो कहानी पढ़ते जाओ। तो इसलिए ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब विषय जो है ना, हर किसी को रुचते नहीं है। ये ठीक है, धीरे धीरे रुचि बनाए रखो, आगे का वर्णन बाद में किया जाएगा। तब